जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम एपोरिज्म 45 के ऊपर आज चर्चा करने के लिए साथ में उपस्थित हुए हैं। तो अभी तक मास्टर हनीमैन ने हमें बताया, क्या बताया मास्टर ने बताया कि व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी। जो डायनेमिक डिसीज हैं वो दोनों डिसिमिलर हैं और बॉडी के अंदर एक साथ होते हैं तो क्या होता है, ये हमने देखा। आज आगे हमें बढ़ रहे हैं तो एपोरिज्म 45 के अंदर मास्टर हनीमैन हमें समझा रहे हैं कि जब दो सिमिलर काइंड ऑफ द डिसीज जो मैनिफेस्टेशन में सिमिलर हैं वैसे डिसीज जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है। तो आज के व्याख्यान में हम देखेंगे एपोरिज्म नंबर 45। लेकिन हर व्याख्यान की शुरुआत हम किसी अच्छे से श्लोक के साथ करते हैं। तो नीति का एक श्लोक, अनाहत प्रविशति अपुष्ठो बहुभाषयते अविश्वसते विश्वसीति मूढ़ चेतो नराधम। मतलब ये विदुर नीति से लिया हुआ श्लोक है शायद। विदुर जी क्या कहते हैं कि मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति, मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिन बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। तो विदुर जी हमें क्या सिखा रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है, अच्छे चित्त वाला व्यक्ति कौन है, कि जो बिना बुलाए अंदर नहीं जाता है। बिना बुलाए अंदर नहीं जाने की बात का मतलब क्या होता है कि जब तक हमें न बुलाया जाए हमें अंदर नहीं जाना है, जब नॉक करके पूछ के अंदर जाना है। ऐसी ही चीज आध्यात्मिक जगत के अंदर है कि जहां पे हमें कोई कह रहा है कि मुझे सिखाइए तब हमें उनको सिखाना है। जब हमें कोई कह रहा है कि मुझे ट्रीट कीजिए, या तो मैं दुखी हूं या तो मैं रोगी हूं, तब हमें उस वहां जाना है। ऐसे ही हमें नॉलेज है या हमें पता है कि किस व्यक्ति का निराकरण या किस रोग का निराकरण कैसे होता है, तो हम बताते चले जाएंगे तो हम भी मूढ़ चित्त वाले व्यक्ति हो जाएंगे। हम अभी तक हम यही भूल करते रहे हैं। हमें लगता है कि हमें सीखने को नहीं मिला है तो हमें सबको सिखाना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को सीखना ही नहीं है उसके लिए हम अगर सिखाते जाएंगे तो हम मूढ़ चित्त वाले व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि सीखना ही नहीं है, फिर भी हम बिन बुलाए वहां चले गए हैं। तो बिन बुलाए नहीं जाना है, बिन पूछे ही बोलने लगता है। तो हमें विदुर जी सिखा रहे हैं कि जब तक हमसे पूछा न जाए तब तक हमें नहीं बोलना है, तब तक हमें अपनी राय नहीं देनी है। हम सल्फर में देखते हैं ना, रेज्ड फिलोसोफर, यानी कि वो व्यक्ति बिन पूछे ही सबको अपनी राय देने लगता है और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर विश्वास कर लेता है। अभी जो हम देखते हैं कि हम सब लोग ये भूल बहुत बार करते हैं कि जो लोग विश्वास करने योग्य नहीं हैं उन पर भी विश्वास कर लेते हैं। हमारे लिए विश्वास करने योग्य कौन है? मास्टर हनीमैन। लेकिन हम मास्टर हनीमैन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों पे विश्वास करते हैं। दूसरा कोई भी दो अच्छी चीजें बता देगा, दूसरा कोई भी जो बहुत चकाचौंध बता देगा तो उन पर हम विश्वास कर लेंगे, हम तुरंत वहां पे विश्वास कर रहे हैं। तो मास्टर हमें क्या बताते हैं, विदुर हमें क्या कह रहे हैं? विदुर कह रहे हैं कि तो हम मूढ़ चित्त वाले व्यक्ति हैं, मतलब कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अच्छी प्रोग्रेस करनी है डायनामिक जगत में, स्पिरिचुअलिटी के जगत में, होम्योपैथी के जगत में और जीवन के अंदर अगर हमें कम दुख के साथ जीना है और सुख के साथ जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जहां बुलाया न जाए वहां हमें नहीं जाना है। इस चीज का बहुत गूढ़ अर्थ है। बुलाया जाने का मतलब क्या है कि अगर हमें घर के अंदर भी न बुलाया जाए तो अंदर नहीं जाना है। किसी ने हमें सिखाने के लिए नहीं बुलाया है तो उसको सिखाने के लिए भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है। कोई हमें अब रास्ता नहीं पूछ रहा है तो बिन बुलाए बिन पूछे उसको रास्ता बता दिया, मुझे मालूम है तो लो मैं तुम्हें बता देता हूं, नहीं करना है। कोई हमें अपनी राय पूछता ही नहीं है फिर भी हम बताने लगते हैं। हम अपने ज्ञान का या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना उसका ईगो झाड़ने लगते हैं। हमने पहले भी शायद बताया था, नॉलेज प्रपोज टू वन अपॉन ईगो। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे ईगो कम होता जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रपोज टू ईगो,
जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ेगी हमें ईगो आता जाएगा। ओ ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें पता है, ये तो मैं जानता हूं, मैंने इतने ऑथर पढ़े हुए हैं, इतनी मटीरिया मेडिका पढ़ी हुई है, इतने शास्त्र हमने पढ़े हुए हैं, हमें मालूम है कौन सा रास्ता क्या है। और हम हर जगह वो बोलने लगते हैं। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। वैसा ही कुछ धार्मिक जगत में है। मैंने फलानी संहिता पढ़ी हुई है, मैंने डिकड़ी संहिता पढ़ी हुई है, इस श्लोक के अंदर भगवान ये कहते हैं, इस श्लोक के अंदर ऋषि मुनि ने ये कहा है, और हम हर जगह उसका रेफरेंस देने लगते हैं। बिन पूछे नहीं बोलना है। समझ रहे इसका मतलब क्या होता है? बिन बुलाए अंदर नहीं चले जाना है। कोई व्यक्ति हमसे सीखना ही नहीं चाहता है, फिर भी हम उसको सिखाए जाते हैं, सिखाए जाना नहीं करना है। कोई व्यक्ति एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते रहेंगे नहीं, तुम्हें पॉलीफार्मेसी नहीं करनी है, तुम्हें 2 मेडिसिन साथ में नहीं देना है, तुम्हें सप्रेशन नहीं करना है, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर। हम उनके अंतःकरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नहीं करना है, बिन बुलाए ही अंदर नहीं जाना है। वो व्यक्ति हमारे पास आते हैं कि हमें प्रैक्टिस के अंदर ये तकलीफ हो रही है, या तो हमें सीखना है, आप हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए, या तो आप हमें एनलाइट कीजिए, तभी करना होता है। हम खुद हमारी बात कर रहे हैं, मूढ़चित वाले व्यक्ति बन के अभी तक यही भूल कर रहे थे, और हम आप सबके साथ कन्फेस कर रहे हैं कि हमने बहुत दफा ये भूल की है कि जिसको नहीं सीखना होता है उसको भी सिखाने गए। मतलब कि जो हमसे सीखना ही नहीं चाहते हैं, जिनको मालूम है कि वो जिन मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग पे ही जाना है, उनको सही मार्ग पे आना ही नहीं है, हमने बहुत बार दूसरों को जज किया है, बिन बुला ही अंदर चले गए हैं, बिन पूछे ही हम बहुत बार बोलने लग गए हैं, और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पे भी बहुत विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही धार्मिक जगत में है। हम भगवान को छोड़ के, श्री कृष्ण को छोड़ के, सत्य को छोड़ के, राम को छोड़ के, वेद व्यास को छोड़ के किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, और उनके अनुसार हमें जो मार्गदर्शन मिलता है उसी मार्ग पे चलते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फिर हमारे इमोशन उनके साथ जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? होम्योपैथी में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहां जहां भी फिलोसॉफी की बात आएगी वहां वहां ये श्लोक लागू होगा। होम्योपैथी में भी वैसा ही करते हैं। मास्टर हनीमैन ने हमें बहुत अच्छा लिख के दे गए हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बहुत कम दाम में हमें उपलब्ध है, लेकिन हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ेंगे। हम उन ऑथर्स को, उन लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे जो बहुत महंगी महंगी किताबें बेच रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि वो उनकी किताब बुरी है या अच्छी नहीं है, वो आपका अपना विश्वास है, लेकिन हमें हनीमैन को तो पढ़ना चाहिए, हनीमैन के ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। हनीमैन ने बुक लिखी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बहुत कम दाम में मिल जा रही है, लेकिन लोग वो नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्यादातर वैसी किताबें या वैसी बुक्स पढ़ेंगे जो बहुत महंगी है। सो जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर वो विश्वास कर लेता है, वो मूढ़चित वाला व्यक्ति है। अभी हम यही मूढ़चित वाला व्यक्ति मतलब क्या? अज्ञानी। तो अभी हम सब इसी अज्ञान के अंदर हैं, और इन सब से मुक्ति यानी कि मोक्ष, अज्ञान में से मुक्ति यानी कि मोक्ष, वो कौन दे सकता है? गुरु, जो हमें अज्ञान में से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो गुरु हैं। पहले तो हमें यह सीखना है कि किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, कौन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है, कौन मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम नहीं है, किसके दिखाए मार्ग के ऊपर हमें चलना है, किसके दिखाए मार्ग के ऊपर नहीं चलना है। ये हमारा पहला प्रश्न हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर और होम्योपैथी के जीवन के अंदर आता है। हम क्या करते हैं? ज्यादातर जो बोलता है उसको सुन लेते हैं, जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं और उसी को सत्य मानने लग जाते हैं, और हमारे इमोशन उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो कोई अगर हमें कहेगा कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो बात उस कंटेक्स्ट में नहीं की गई है, दूसरी परिस्थितियों के अंदर कही गई है, तो हम मान नहीं सकते। नहीं, हमें जो बताया गया है या तो हमने जो किताब पढ़ी है या तो हमने जो सुना है सिर्फ वही सत्य है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जो हमें सही और सत्य के रास्ते के ऊपर ले जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बस हर जगह से सुन लेते हैं, हर जगह से पढ़ लेते हैं। होम्योपैथी या तो अध्यात्म वो चीज नहीं है जो सिर्फ पढ़ने से आ जाए या सिर्फ सुनने से आ जाए। एक ही वस्तु के अलग 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 बहुत सारे मतलब होते हैं।
अगर हम फिलोसॉफी की बात करें तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अंदर लिखा है कि 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता का मतलब होता है 33 प्रकार के अलग अलग देवता, जिनके अंदर वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, अश्विनी कुमार हैं, ये सब हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत, इस कोटि का दूसरा अर्थ होता है करोड़, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर 33 अलग करोड़ देवताओं का उल्लेख है, और फिर नए नए देवता, हर रोज नए नए देवता हम आते जाते हैं, और उनकी अलग अलग पूजा पद्धतियां भी होती जा रही। हम नहीं कह रहे हैं कि वो गलत हैं, हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे गुरु को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमें सत्य का ज्ञान करवा सके। अगर हम हर किसी को सुनने जाएंगे, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है 33 कोटि, लेकिन उसका हमें कोटि का मतलब क्या होता है ना, वो समझना पड़ेगा, और हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें वो मतलब समझा सकें। अगर हम गलत मतलब समझेंगे तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा ही होम्योपैथी के अंदर है। हनीमैन ने बहुत अलग अलग चीजें लिखी हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम जो पढ़ते हैं या हम जिनसे सुनते हैं, हम उसके ऊपर दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं, केवल और केवल यही सत्य है। अगर कोई भी हमें बिन पूछे या बिन बुलाए वो बताने लगेगा, फिर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम हो जाएंगे। इसीलिए विदुर जी हमें कहते हैं कि बिन बुलाए अंदर नहीं जाना है, बिन पूछे बोलना नहीं है, और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। हमें पहले सदगुरु की खोज करनी है, पहले योग्य व्यक्ति को जांच लो, परख लो कि वो तो सत्य के रास्ते के ऊपर है कि नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो उनके आचरण में है कि नहीं है। अगर वो जो कह रहे हैं वो उनके आचरण में है, मतलब कि वो आचरण करने या फॉलो करने योग्य है। हनीमैन ने जो जो भी बोला वो सब उनके आचरण में था, इसीलिए हनीमैन ज्यादातर था, इसीलिए हनीमैन फॉलो करने योग्य हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लोगों को लगता है कि हम जो हर व्याख्यान के पहले बहुत बकवास करते हैं, लेकिन होम्योपैथी खुद का डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये इस बकवास के बिना सिर्फ हम आपको एपोरिज्म बोल देंगे तो हम सुनता भला तुम बकता भला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एपोरिज्म तो 200 साल से ऑर्गेनन के अंदर लिखे हुए हैं, हमने बहुत बार पढ़ी भी है ऑर्गेनन, लेकिन उसमें से अप्लाई कितना हुआ, हमसे नहीं हो पाता है अप्लाई। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम वो अप्लाई करने योग्य तैयार नहीं हुए हैं। और ये हर जो व्याख्यान के आगे 8, 10, 15 मिनट है ना, वो हमें तैयार करने योग्य है। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन खेत में अच्छी धान नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें खेत को तैयार करना पड़ता है, खेत को जोतना पड़ेगा, खेत में खाद डालनी पड़ेगी, जो अननेसेसरी जो उसके अंदर उगता है उस सब को निकालना पड़ेगा, कांटे कंकर सब कुछ निकालने पड़ेंगे। तो ये जो फिलॉसफी है ये खेत को तैयार करने की प्रोसेस है। ये जो श्लोक हैं ये किसी इंडिविजुअल को तैयार करने की प्रोसेस है कि जिसके ऊपर ऑर्गेनन का पौधा लगाया जाए और वो एक दिन वटवृक्ष बने। बात क्लियर हुई? समझ में आया? हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी बातें भी विश्वास करने योग्य नहीं लग रही है तो न ही सुने। जहां आपका विश्वास है केवल और केवल उन्हीं को फॉलो करना है। हम क्या करते हैं ना, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर जगह सब कुछ अवेलेबल है। पहले के जमाने में बुक्स अवेलेबल ही नहीं थी, अब ओवर अवेलेबल हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी फिलोसॉफीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। आप जिनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आपको जो विश्वास करने योग्य लगे केवल और केवल उन्हीं के ऊपर विश्वास कीजिए। ऐसे हर जगह से बटोरता जाने का बहुत कोई मतलब फिलॉसफी के अंदर नहीं होता है। आप इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, आपको मालूम हो सकता है कि कौन से एपोरिज्म में क्या लिखा है, कौन सी बुक में क्या लिखा है, कौन सी मेडिसिन में कौन से सिम्टम है, लेकिन उससे होम्योपैथी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आप हमसे नहीं हो पाता है। हम होम्योपैथी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट कब कर पाएंगे? जब हम अच्छा खेत बना पाएंगे। क्लियर? तो अब हम चलते हैं एपोरिज्म नंबर 45 के ऊपर।
एपोरिज्म 45 क्या कहते हैं हनीमैन? अभी तक हमने सीखा कि व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी, या तो रिपल्सन होगा, या सस्पेंशन होगा, या फॉर्मेशन ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज होगा। लेकिन हनीमैन कहते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन टू सिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी। और सिमिलर मतलब क्या? सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन। व्हाट यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन? आप लोग क्या जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में? हनीमैन बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? नो, टू डिसीज डिफरिंग, इट इज ट्रू इन काइंड बट वेरी सिमिलर इन देयर फिनोमिना। बात है फिनोमिना की। व्हाट यू मीन बाय फिनोमिना? एंड इफेक्ट, and in the suffering and symptom they severally produce, invariably annihilated one another whenever they meet together in one organism। क्या कहते हैं हनीमैन? टू डिसीज डिफरिंग, दोनों अलग अलग हैं, दो रोग लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इट इज ट्रू, वो बात सच है, इन काइंड बट वेरी सिमिलर इन देयर फिनोमिना। वो अपने फिनोमिना में बहुत सिमिलर हैं, अपनी इफेक्ट में बहुत सिमिलर हैं, और सफरिंग में बहुत सिमिलर हैं, सिम्टम में बहुत सिमिलर हैं। दे सेवरली प्रोड्यूस, कौन से सिम्टम में? जो सिम्टम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें बहुत सिमिलर हैं। इनवेरिएबली एनहिलेट वन अनदर व्हेनेवर दे मीट टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों मिलते हैं तो वो एक दूसरे को निकाल पाएंगे, परमानेंटली निकाल देंगे। एपोरिज्म नंबर 26, weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one if both are similar in the manifestation। उसी बात को हनीमैन यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दो एक प्रकार के मैनिफेस्टेशन वाले रोग अगर पैदा हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को मिटा देंगे। लेकिन कौन किसको मिटाएगा? तो जो स्ट्रॉन्गर होगा ना वो वीकर को जड़ मूड से मिटा देगा। तो हमें समझना है मैनिफेस्टेशन। यहां पे हनीमैन ने बात की है फिनोमिना की, बात की है इफेक्ट की, बात की है सफरिंग की, बात की है सिम्टम दे प्रोड्यूस की। तो हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अगर एक मेडिसिन प्रूविंग कर रहे हैं तो वो मेडिसिन सर्टेन साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, उस मेडिसिन का कुछ फिनोमिना होगा, उस मेडिसिन की कोई इफेक्ट होगी। तो अगर मेडिसिन नामक सल्फर अगर प्रूव की जाती है तो सल्फर का हमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा अफिनिटी मिलता है। क्या मिलता है? इरप्शंस मिलते हैं, ज्यादातर एक साइड पे या एक जगह पे मिलेंगे। उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेंसेशन मिलेगा, बर्निंग मिला या ब्लीडिंग मिला, उसका एक डिस्चार्ज का कैरेक्टर मिलेगा कि बर्निंग डिस्चार्ज, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज। उसका एग्रावेशन मिलेगा कि एग्रावेशन इन द हीट, एग्रावेशन इन द वार्मथ ऑफ द बेड, एग्रावेशन नाइट। उसका एमिलोरेशन मिलेगा बाय कोल्ड बाथ और बाय कोल्ड वेदर। उसका कुछ मोडालिटीज और उसका कुछ कॉन्कोमिटेंट्स मिलेगा, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, या तो थर्स्ट लार्ज क्वांटिटी, या तो स्वीट डिजायर, या तो स्पाइसी डिजायर, या तो रेग्ड फिलोसोफर, या तो ऐसा व्यक्ति कि उसको नहाने का इच्छा नहीं हो रहा है अब। तो ये सब लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट मिले हमें प्रूविंग के दरमियान। तो ये क्या हुआ? ये मैनिफेस्टेशन ऑफ द सल्फर हुआ, ये सिम्टम प्रोड्यूस बाय सल्फर हुआ, ये इफेक्ट ऑफ सल्फर हुआ, ये फिनोमिना ऑफ द सल्फर हुआ। अब कोई व्यक्ति है जो नेचुरल डिसीज से सफर हो रहा है और उसको ब्लीडिंग मिला, बर्निंग मिला, एग्रावेशन इन वार्मथ ऑफ द बेड मिला और हीट मिला, यानी कि नेचुरल डिसीज ए का जो फिनोमिना है, नेचुरल डिसीज ए का जो इफेक्ट है, नेचुरल डिसीज ए का जो सफरिंग है, नेचुरल डिसीज ए जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, या तो नेचुरल डिसीज ए जो मैनिफेस्ट करता है उसका मैनिफेस्टेशन और सल्फर का मैनिफेस्टेशन सिमिलर काइंड का हुआ, सिमिलर हुआ। तो अब हम अगर उसको सल्फर प्रिस्क्राइब करेंगे तो सल्फर जाके थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज प्रोड्यूस होगा। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दो डिसीज जो अलग हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन में, फिनोमिना में, इफेक्ट में, सफरिंग में और सिम्टम के अंदर अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा? इनहेरिटेड वन अनदर, यानी कि एक डिसीज है जो दूसरे को क्योर कर देगा, परमानेंटली क्योर कर देगा। तो अगर डिसीज
2 यानी कि जो सल्फर के द्वारा पैदा किया हुआ डिसीज स्ट्रांग है, तो जो डायनामिक डिसीज ए है वो परमानेंटली उस ऑर्गेनिज्म में से चला जाएगा। द स्ट्रॉन्गर डिसीज नेमली एनहिलिटेड द वीकर, यानी कि डिसीज ए वीकर है और सल्फर का डिसीज स्ट्रॉन्गर है। एंड दैट फॉर दिस सिंपल रीजन, बिकॉज द स्ट्रॉन्गर मॉर्बिफिक पावर व्हेन इट इन्वेड्स the system by reason of its similarity of the action involved precisely the same part of the organism that were previously affected by the weaker morbid irritation, which consequently can no longer act on this part but is extinguished, or in other words, because whenever the vital force deranged by the primary disease is more strongly attacked by the new, very similar but stronger dynamic morbific power, it therefore now remain affected by the latter alone, whereas the original similar but weaker disease must, as a mere dynamic power without material substance, ceases to exercise any further morbific influence on the vital force. Consequently, it must cease to the exist. मतलब क्या हुआ कि अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दो डायनामिक एनर्जी जब वाइटल फोर्स पे एक्ट करती हैं, तो दूसरी एनर्जी जो स्ट्रांग है, अगर दोनों मैनिफेस्टेशन में सेम हैं, तो अगर दूसरी एनर्जी स्ट्रांग है तो वाइटल फोर्स पहली एनर्जी वहां से चली जाएगी और वाइटल फोर्स केवल और केवल दूसरी एनर्जी से ही अफेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मैनिफेस्टेशन सेम है। जिस जगह पे जिस लोकेशन पे डिसीज प्रोड्यूस करता था, उसी लोकेशन पे सल्फर डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है। डिसीज ए जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता था, वही सेंसेशन सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। डिसीज ए की जो मोडालिटी थी, वही मोडालिटी सल्फर की है। डिसीज ए के जो कॉन्कोमिटेंट थे, वही कॉन्कोमिटेंट सल्फर के हैं। मतलब कि डिसीज ए का जो मैनिफेस्टेशन था, डिसीज ए का जो फिनोमिना है, वही सल्फर का, उसी तरीके का फिनोमिना सल्फर का है। यानी कि दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन हुए, तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या होगा कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन होगा, वो परमानेंटली चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन, यानी कि वाइटल फोर्स जो डिसीज ए से सफर हो रहा था, डिसीज ए ने एक लोकेशन के ऊपर एक सेंसेशन, एक मोडालिटी और एक कॉन्कोमिटेंट पैदा किया था। उस डिसीज का नोसोलॉजिकल नेम स्कैबिस हो सकता है, रिंगवर्म हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। लेकिन उसकी कुछ लोकेशन होगी, कुछ सेंसेशन होगी, कुछ मोडालिटी होंगी और कुछ कॉन्कोमिटेंट होगा, जो डिसीज ए ने पैदा करवाया है वाइटल फोर्स से। तो अब क्या होगा कि अब वाइटल फोर्स उससे स्ट्रॉन्ग डिसीज से, सल्फर नामक डिसीज से अफेक्ट हो रहा है। तो अब दोनों डिसीज में से सल्फर डिसीज स्ट्रॉन्ग है और डिसीज ए वीक है, तो क्या होगा, मैनिफेस्टेशन सेम है, तो सेम लोकेशन पे सेम सेंसेशन, सिमिलर सेंसेशन, सेम नहीं, सिमिलर लोकेशन, सिमिलर सेंसेशन, सिमिलर मोडालिटी और सिमिलर कॉन्कोमिटेंट पैदा करवाने वाला स्ट्रॉन्गर डिसीज आ गया, तो वीकर डिसीज वहां से चला जाएगा और वाइटल फोर्स केवल और केवल स्ट्रॉन्गर डिसीज से अफेक्टेड होगा। और जैसे जैसे हम मेडिसिन को बंद करते जाएंगे, वाइटल फोर्स क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गर डिसीज है वो धीरे धीरे अपने आप एनहिलेटेड होता जाएगा, निकलता जाएगा, और वाइटल फोर्स क्या होगा, हेल्दी होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात कर रहे हैं जब मुगल सल्तनत के आखिरी दिन थे, जब औरंगजेब का शासन खत्म हो रहा था, एक बाजू मराठा साम्राज्य बहुत स्ट्रांग हो रहा था और दूसरी तरफ से अफगानों ने आक्रमण शुरू किया था। अहमद शाह अब्दा अली का आक्रमण हो रहा था दिल्ली के ऊपर। अब हम देखेंगे कि मुगलिया सल्तनत यानी कि दिल्ली, ये वाइटल फोर्स है, और वाइटल फोर्स क्या हो रहा था, वाइटल फोर्स को एक जगह से मराठा साम्राज्य का आक्रमण हो रहा था। बात समझ में आ रही है? सो वो अफेक्टेड बाय नेचुरल डिसीज, उसके कुछ साइन एंड सिम्टम थे, उसके कुछ
सेंसेशन, लोकेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट थे। अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण शुरू किया। तो इधर मराठा साम्राज्य की तरफ से बहुत स्ट्रांग सल्तनत थी, पेशवा थे, उधर अहमद शाह अब्दाली भी बहुत स्ट्रांग सल्तनत लेके बैठे थे। तो दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन हैं, दोनों को दिल्ली के ऊपर ही कब्जा करना है, दोनों को भारत में अपनी साम्राज्य को स्ट्रांग करना है। तो क्या हुआ, दोनों में से जो स्ट्रांग था, जिसने वो युद्ध जीता, उसने दिल्ली जीत ली। तो पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत के युद्ध के अंदर हम सब पढ़ते हैं कि पेशवा भाऊ की मूवी देखी है ना सबने, पानीपत। कुछ भी कारण रहे होंगे, लेकिन भाऊ की हार हुई तो भाऊ वहां से चले गए। मतलब क्या कि when two dynamic disease similar in manifestation in one organism, weaker one is permanently extinguished by stronger one। तो वहां से मराठा साम्राज्य को दिल्ली छोड़नी पड़ी और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में आ गए। वो कुछ दिन दिल्ली रहे और फिर किसी और को, शायद उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत सौंपी और खुद वापस लौट गए। तो इसी तरीके का होता है, जब दो डायनेमिक डिसीज मिलते हैं तो एक ही रह पाता है और वो रहेगा। वो हनीमैन हमें बताते हैं कि हमें ऐसा करना है, जिस तरीके का मैनिफेस्टेशन हमें मिल रहा है, हमें सिमिलर काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, और ऐसे पावर में सिलेक्शन करना है कि नेचुरल डिसीज से स्ट्रांग हो। और नेचुरल डिसीज से स्ट्रांग आर्टिफिशियल डिसीज हम वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब नेचुरल डिसीज चला जाएगा तो हम आर्टिफिशियल डिसीज का डोज बंद कर देंगे, तो डिसीज फ्री हो जाएगा और वाइटल फोर्स अकेला फिर ओवरकम कर जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बात समझ में आ गई? एपोरिज्म 45 के अंदर मास्टर हनीमैन हमें क्या समझाना चाहते हैं? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अगर समझ नहीं आया है तो कहिए, तो हम फिर से आपको और कुछ एग्जांपल देके एक्सप्लेन करेंगे। हनीमैन कह रहे हैं, हनीमैन हमें क्या कह रहे हैं? हनीमैन कह रहे हैं कि क्योर करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, उससे स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज प्रोड्यूस करना, तब ही क्योर हो पाएगा। उसके सिवा दूसरा तरीका नहीं है। उसके सिवा क्या होगा? When two dissimilar disease meet in the body, अगर दो डिसिमिलर डिसीज हैं तो वो सस्पेंशन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स डिसीज हो सकता है, लेकिन क्योर नहीं हो सकता। और हाँ, अगर हम सोचें कि अहमद शाह अब्दाली वीक होते और मराठा साम्राज्य उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते तो वो अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली में एंटर होने ही नहीं देते। तो उसी तरीके से अगर दो सिमिलर मैनिफेस्टेशन वाले डिसीज एक बॉडी में मिलते हैं लेकिन लेटर कम इज वीक, तो स्ट्रॉन्गर डिसीज उसको एंटर करने ही नहीं देगा। लेकिन अगर अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों का आक्रमण बहुत स्ट्रांग है और दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन है, तो क्या हुआ? दिल्ली के ऊपर अब्दाली का कब्जा हो गया। तो जब नेचुरल डिसीज वीक है और आर्टिफिशियल डिसीज स्ट्रांग होगा, तो वो आर्टिफिशियल डिसीज नेचुरल डिसीज को परमानेंटली वहां से निकाल देगा। अब दिल्ली को कौन सफर कर रहा है? ओनली आर्टिफिशियल डिसीज, यानी कि अहमद शाह अब्दाली। फिर क्या होगा? वो वापिस चला जाएगा, यानी कि हम मेडिसिन को कट डाउन कर देंगे। अब दिल्ली सल्तनत में जो लोग हैं वो इसको सुचारू रूप से वाइटल फोर्स इसको चलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? लेकिन मैनिफेस्टेशन, फिनोमिना, इफेक्ट, सफरिंग और सिम्टम प्रोड्यूस, इन सब का मतलब क्या होता है? एपोरिज्म नंबर 153, पिक्यूलियर, क्वेर, रेयर सिम्टम, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कौन से होते हैं? व्हेन सिम्टम एसोसिएट विथ पिक्यूलियर लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, modality or concomitant, these are symptoms
known as characteristic symptom. So हम डिसीज फिनोमिना की बात करेंगे, मेडिसिनल फिनोमिना की बात करेंगे, उन सब का मतलब होता है एलएसएमसी के सिम्टम। गौर फरमाइएगा, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है फिजिकल सिम्टम, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है मेंटल सिम्टम, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है पर्टिकुलर सिम्टम, हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है जनरल सिम्टम। हनीमैन हर जगह लिखते हैं डिसीज फिनोमिना, मैनिफेस्टेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अगर सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक है तो वो लोकल मतलब कि फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर वो जनरल सिम्टम ही क्यों ना हो लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब कि हर मेंटल सिम्टम वैल्यूएबल नहीं है। समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं ज्यादातर, हमें लगता है हम कैंटियन एरा में घुस जाते हैं कि माइंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि मेंटल सिम्टम को हमें ज्यादा तवज्जो देनी है। हमें तवज्जो देनी है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को। पहले हमें सब सिम्टम में से कैरेक्टरिस्टिक और नॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालने हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिले, उन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के अंदर हम अब देखेंगे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मेंटल है यानी कि जनरल हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सिर्फ सिम्टम में मेंटल सिम्टम को ज्यादा तवज्जो नहीं है और नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और सिम्टम कब कैरेक्टरिस्टिक होंगे? वो सिम्टम पिक्यूलियर लोकेशन पे होंगे, पिक्यूलियर सेंसेशन होगा, पिक्यूलियर कैरेक्टर होगा, पिक्यूलियर मोडालिटी होगी या पिक्यूलियर कॉन्कोमिटेंट होगा, तभी वो सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक होंगे। अगर वो सिम्टम कॉमन हैं और मेंटल हैं, यानी कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम की हमें मेडिसिन सिलेक्शन में तवज्जो नहीं देनी है, उनकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत या वैल्यू नहीं है। हम ये बात भूल जाते हैं। हमें माइंड बहुत अट्रैक्ट करता है, हम माइंड की तरफ बहुत मुड़ जाते हैं। बात सही है, मेंटल सिम्टम को तवज्जो देनी है, लेकिन कौन से मेंटल सिम्टम? कैंट क्या कहते हैं? क्वालिफाइड मेंटल। क्वालिफाइड मेंटल का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मेंटल जनरल सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? वो पिक्यूलियर लोकेशन, पिक्यूलियर सेंसेशन, पिक्यूलियर मोडालिटी या पिक्यूलियर कॉन्कोमिटेंट के साथ हैं तो ही उन्हीं मेंटल सिम्टम की तवज्जो है, तो ही मेंटल सिम्टम की वैल्यू है। अगर कोई फिजिकल जनरल सिम्टम भी पिक्यूलियर लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट या मोडालिटी के साथ है तो ही उसकी वैल्यू है। कोई फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम है लेकिन वो एलएसएमसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ही उसकी वैल्यू है। इसके सिवा कॉमन सिम्टम की मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत हम अहमियत नहीं देते हैं। हमें हनीमैन को समझना है, लेकिन हम क्या करते हैं? जो विश्वास करने योग्य नहीं है उनके ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। किसी ने बताया कि मेंटल सिम्टम लो तो हम मेंटल ही लेने लग जाते हैं, लेकिन हम वो कंटेक्स्ट भूल जाते हैं कि मेंटल शुड बी क्वालिफाइड। उन्होंने ये भी बताया है कि क्वालिफाइड मेंटल सिम्टम लो। उन्होंने ये भी बताया है कि व्हेन मेंटल सिम्टम इज क्वालिफाइड। उन्होंने ये भी बताया है कि आपको मेंटल सिम्टम लेने से पहले साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आपको सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का ज्ञान होना चाहिए, आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए, आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फेलियर होते हैं तो क्या होता है उनका ज्ञान होना चाहिए, आपको सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है उनका ज्ञान होना चाहिए। और इन सब ज्ञान का उपयोग करके जो मेंटल सिम्टम मिलते हैं, उन मेंटल सिम्टम में आपको कौन से मेंटल सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक हैं और कौन से मेंटल सिम्टम नॉन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। और अब जब आपने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का लिस्ट बनाया है तो हाँ, उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के लिस्ट के अंदर मेंटल सिम्टम को तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इतना ही सुनते हैं या हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि मेंटल सिम्टम को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, हर बार नहीं। फिलोसॉफी की यही बातें हैं जो हमें सीखनी है, उसको समय समय पे डिफाइन करना पड़ता है, उसको एज अ होल पढ़ना पड़ता है। हाँ, मेंटल सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट, मेंटल सिम्टम की ज्यादा तवज्जो है, लेकिन वो मेंटल सिम्टम जब क्वालिफाइड हैं, वो मेंटल सिम्टम जब कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो मेंटल सिम्टम कब कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो उसके लिए हमें ये सब नॉलेज चाहिए। उस सब नॉलेज के ऊपर से हमें डिफाइन करना है कि दीज मेंटल सिम्टम आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक, और उन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम को पर्टिकुलर सिम्टम से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधा ही पढ़ते हैं, हम वही एक लाइन ही सुनते हैं। किसी प्रोफेसर, किसी स्पीकर ने बता दिया कि मेंटल सिम्टम को ज्यादा तवज्जो दो, तो हम एंजाइटी, एंगर, ऐसे ऐसे मेंटल सिम्टम को ज्यादा तवज्जो देते हैं और हर बार उस कॉमन मेडिसिन पे ही आते हैं और फिर बोलते हैं कि होम्योपैथी में रिजल्ट नहीं मिलता है। उसी तरीके से जिस तरीके से पेशेंट एज अ होल देखना चाहिए, उसी तरीके से ऑर्गेनन एज अ होल पढ़नी चाहिए, उसी तरीके से हनीमैन एज होल पढ़े जाने चाहिए, उसी तरीके से कैंट एज अ होल पढ़े जाने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा है। एक एपोरिज्म दिखा के हम बोल सकते हैं कि यस, हनीमैन ने कहा कि मेंटल सिम्टम लेने ही चाहिए, लेने चाहिए, मिलते हैं तो लेने चाहिए, आपको आता है तो लेने चाहिए, आपका साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज है तो लेने चाहिए, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक हैं तो लेने चाहिए। अगर आप पूरी ऑर्गेनन पढ़ोगे तो उसके लिए ऑर्गेनन एज अ होल पढ़ेंगे, हनीमैन एज होल पढ़ेंगे, तो उसका क्रक्स ये निकलता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने चाहिए। लेकिन अगर मुझे आपको मेंटल का ही इंपॉर्टेंस दिखाना है तो मैं उसमें से कुछ एपोरिज्म तोड़ के आपके सामने रख सकता हूं कि देखिए हनीमैन ने कहा मेंटल सिम्टम लेने चाहिए। अगर मुझे फिजिकल का ही आपके सामने इंपॉर्टेंस दिखाना है तो कुछ एपोरिज्म निकाल के मैं बता सकता हूं कि देखिए हनीमैन कह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल सिम्टम का ही इंपॉर्टेंस है, वही लेने चाहिए। लेकिन जब हम हनीमैन एज अ होल पढ़ेंगे, जब हनीमैन एज अ ऑर्गेनन एज अ होल पढ़ेंगे, तब हम वो जान पाएंगे कि हनीमैन कह रहे हैं कि पहले सिम्टम लेने चाहिए, सिम्टम में कैरेक्टरिस्टिक लेने चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अगर मिल रहा है तो वहां पे हायरार्की मिलेगी। पहले तो स्पॉन्टेनियस सिम्टम लेने चाहिए, उनमें से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जाके मेंटल की तवज्जो मिलेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ मेंटल ही पूछेंगे और जो कॉमन मेंटल मिलते हैं उन सबको ले लेते हैं और हम गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? उसी तरीके का धर्म के अंदर होता है। हमें अगर साकार ईश्वर की पूजा के लिए कुछ दिखाना है तो शास्त्रों के कुछ श्लोक तोड़ के हम साकार ईश्वर की पूजा दिखा देंगे कि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। निराकार ईश्वर की पूजा का दिखाना है तो शास्त्रों में से कुछ निराकार ईश्वर की पूजा के श्लोक तोड़ के दिखा देंगे। अगर कृष्ण रूप में पूजा करनी चाहिए ये दिखाना हो तो हम काफी सारे शास्त्रों में से ऐसे श्लोक ले आएंगे जिनका रेफरेंस के अंदर हमें कृष्ण मिले। वैसे ही राम का, वैसे ही शक्ति का, वैसे ही शिव के रूप में पूजा करनी चाहिए उसका दिखाना हो तो हम वो दिखा देंगे। और हम वैसे ही लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है तो श्रीमद् भगवत गीता एज अ होल पढ़ी जानी चाहिए। कृष्ण में पढ़ने हैं, कृष्ण को देखना है जीवन में तो कृष्ण एज ए होल पढ़े जाने चाहिए, राम एज अ होल पढ़े जाने चाहिए, हिंदू फिलोसॉफी एज अ होल पढ़ी जानी चाहिए, दर्शन शास्त्र एज अ होल पढ़े जाने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से सिर्फ टुकड़े निकाल के उसी को एलोबरेट करते हैं, जैसा हम ऑर्गेनन में करते हैं। जिसको मेंटल सिम्टम की तवज्जो दिखानी है वो ऑर्गेनन में से या हनीमैन के लिटरेचर में से उतने ही एपोरिज्म दिखाएंगे जिसमें हनीमैन ने मेंटल की बात की। जिनको फिजिकल की दिखानी है वो फिजिकल की दिखाएंगे, जिनको पर्टिकुलर का दिखाना है वो पर्टिकुलर वाले भी एपोरिज्म्स दिखाएंगे, जिनको सीधे डायग्नोसिस के नेम पे ऊपर मेडिसिन का तवज्जो दिखानी है, इंपॉर्टेंस दिखाना है, वो लोग ऐसे एपोरिज्म दिखाएंगे कि देखो हनीमैन ये बात कर रहे हैं। लेकिन हनीमैन एज अ होल क्या बात कर रहे हैं ये हमें समझना चाहिए और हमें ऐसे ही विद्वानों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो हनीमैन एज अ होल हम तक पहुंचा सके। बात समझ में आ रही है? हनीमैन कह रहे हैं कि सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, हनीमैन कह रहे हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया। लेकिन वो लॉ ऑफ सिमिलिया कितने लेवल तक हो सकता है? वो डेल्यूजन के लेवल से, सेंसेशन के लेवल से, मेंटल के लेवल से, इमोशन के लेवल से, फिजिकल के लेवल के ऊपर, समझ रहे हैं, पैथोलॉजी के लेवल के ऊपर, हर जगह हमें लॉ ऑफ सिमिलिया देखना है। लेकिन जिनको पैथोलॉजी के लेवल के ऊपर दिखाना है वो मात्र उतने ही एपोरिज्म दिखाएंगे जिसके अंदर हनीमैन ने पैथोलॉजी की बात की हो। काफी सारे नोसोड्स आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ट्यूबरकुलाइनम, टाइफोडिनम, स्ट्रेप्टोकोकाइनम,
इसी तरीके से। तो उस तरीके की भी एपोरिज्म हम दिखा सकते हैं कि देखिए हनीमैन ने माइक्रोबियल्स की बात की है, डे प्रोड्यूसिंग डिसीज की बात की है। शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, ऑर्गेनन के अंदर बहुत कुछ लिखा है, हनीमैन ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन उसको किस किस परिप्रेक्ष्य के अंदर समझाना है, उसको किस परिस्थिति के अंदर समझाना है, और एक्चुअल हनीमैन वहां पे किस चीज की बात कर रहे हैं, हमें वो समझना होता है। लेकिन हम सब अपने अपने एंगल से हनीमैन को समझते हैं, हनीमैन के एंगल से हनीमैन को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल 10 डिग्री 15 डिग्री या 20 डिग्री की होती है और हनीमैन 360 डिग्री के होते हैं। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शास्त्रों के अंदर भी ऐसा ही होता है। हम हर रोज झगड़ते हैं, कोई कहेंगे निराकार ईश्वर है, कोई कहेंगे साकार ईश्वर है, कोई कहेंगे हमारा संप्रदाय इनको फॉलो कर रहा है, कोई कहेंगे हमारा संप्रदाय इनको फॉलो कर रहा है, कोई कहेंगे ईश्वर ऐसा है, कोई कहेंगे ईश्वर ऐसा है, कोई कहेंगे ईश्वर सफेद है, कोई कहेंगे सावला है, कोई कहेंगे आकारी है, कोई कहेंगे निराकारी है, कोई कहेंगे गुणी है, कोई कहेंगे निर्गुणी है, कोई कहेंगे ईश्वर अवतार लेके आता है, कोई कहेंगे नहीं आता है। सबके अपने अपने परिप्रेक्ष्य है, वो अपने अपने सपोर्टिव के श्लोक भी किसी भी धर्मशास्त्र में से निकाल के हमारे सामने रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर को 360 डिग्री से केवल कुछ ही विद्वान, कुछ महापुरुष, कुछ ऋषि मुनि ही समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं उन्हीं को मोक्ष मिलता है। बाकी तो लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि लड़ना मैमल का स्वभाव है। पहले मैमल खुराक के लिए लड़ते थे, फिर एरिया के लिए लड़ते थे, फिर ये जगह मेरी वो जगह तेरी, फिर वेल्थ के लिए लड़ने लगे, खजाने के लिए लड़ने लगे, सरहदों के लिए लड़ने लगे, और अब विचारों के लिए लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली लड़ ही रहे हैं, और जब तक लड़ेंगे तब तक हम मैमल ही रहेंगे, हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे। और वेद वाक्य है मनुर्भव। अगर वेद को समझना है, वेद क्या कहते हैं कि मैमल में से मनुष्य बनो। हमारे गुजराती कवि उमाशंकर जोशी का बहुत अच्छा वाक्य है, हूं मानस मानवी थाऊं तो गणु छे। तो वही बात है जो वेद कहते हैं कि मनुर्भव, और मनुष्य क्या करते हैं? वेद हमें कॉन्सेप्ट देते हैं अहिंसा, वेद हमें कॉन्सेप्ट देते हैं ट्रुथ। तो जो इसके ऊपर टिक जाए वही मनुष्य है। बाकी लड़ते झगड़ते रहना मैमल का स्वभाव है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जो मेंटल ले रहे हैं, डेल्यूजन ले रहे हैं, पैथोलॉजी ले रहे हैं, माइक्रोबियंस ले रहे हैं, नोसोड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी परिस्थितियों में सही हैं। हम हनीमैन को इतना समझ सकते हैं, हमारे गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर इतनी हुई है, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम जितना समझ पाए उतना आपका पाथ क्लियर हो सके। हम अपनी तरफ से ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, अगर आपको गले से नहीं उतर रहा है, ये बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी अगर आपको समझनी है तो आप हमसे परामर्श कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझनी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को कुछ प्रश्न? साहब अवाज नहीं आवतो। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो सकता है हमारे वचन आपको कड़वे लगे, हो सकता है आपकी भावनाएं आहत हों, आपको गुस्सा भी आए। मैमल का स्वभाव है ना, गुस्सा आना, भावनाएं आहत होना, लेकिन फिर भी अगर सत्य को जानना है तो टिके रहिए। हम साथ में जर्नी करेंगे, साथ में सत्य को जानेंगे। उसी सत्य को कई लोग ब्रह्म कहते हैं, कई लोग ईश्वर कहते हैं, कई लोग भगवान कहते हैं। सब अपने अपने तौर और तरीकों से अलग अलग नाम देते हैं। हरि तारा नाम छे हजार।